नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में या फिर बैंक्स के टाइप्स क्या क्या हैं और बैंक ऑफ हिंदुस्तान से स्टार्ट हुई जर्नी जो 1770 में चालू हुई थी वो किस तरह से आज के इस 2022 में किस तरह से फल फूल रही है उसको हम देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा है अभी तक। बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया का किस तरह से आगे बढ़ा है, किस तरह से काम किया है और जो बैंक्स कौन कौन सी मतलब किस किस तरह के बैंक जो है हमारे इंडिया में वर्क करते हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि इस जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो यूनिट है वो चल रही है यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो बना दी हैं ऑलरेडी, 3-4 वीडियो आ चुके हैं। जो मैंने यहाँ पर मैंने आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ाया है या फिर फाइनेंशियल रेगुलेटर पढ़ाए हैं मैंने आपको, जो 4 थे, RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा मैंने ओवर भी बताया था आपको, तो उसी का कंटिन्यूएशन है ये। और यहाँ पर हम बैंकिंग का जो कोर है वो समझेंगे, हिस्ट्री कैसी रही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करा करिए, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोज़ आपको आप प्लेलिस्ट से आसानी से समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग का सिनेरियो या फिर बैंकिंग का सिस्टम जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ इंडिया में, उसके ऊपर मैं आपको बताऊं। पहले तो हम बात करते हैं कि कहा जाता है कि जो आज की जो ये बैंकिंग सिस्टम जो हम देख रहे हैं इंडिया में वो कॉलोनियल टाइम्स के द्वारा लाया गया था, फिर क्या फिर ब्रिटिश रूल के द्वारा लाया गया था, लेकिन जो पूरी तरह से सच नहीं है। और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से बैंकिंग चल रही थी। तो अब यहाँ पर हाँ जो स्ट्रक्चर है, आज का जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ काम तो चलता था। जैसे बैंक का काम क्या होता है, मोटिव क्या होता है बैंक्स का मोटिव होता है जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको पैसा देना, फिर तो लेंड करना, उनको लोन देना। और जिनको सेविंग करनी होती है वो बैंक में अपना पैसा रखते हैं और उन पैसे को बैंक्स किसी और को जिनको ज़रूरत होती है उनको ट्रांसफ़र कर देता है। बैंक का बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, ठीक है। इस तरह का काम हमारे यहाँ पर सेठ जो हैं, साहूकार जो हैं, जो जैसे पुरानी मूवीज़ में दिखाया जाता था कि लाला के द्वारा साहूकार जो होते थे, सेठ जो होते थे, बड़े जमींदार होते थे, वो काम ऐसा ऐसा काम करते थे, ठीक है। तो वो एक कह सकते हो आप इंडिजिनस टाइप का बैंकिंग सिस्टम था हमारे कंट्री का। या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ जो एंशियंट टाइम से हमारे कह सकते हो समाज में है या फिर कह सकते हो विश्व में है, उसमें ऐसा सिस्टम चलता था। लेकिन जो आज की जो बैंकिंग सिस्टम है जो हम आज देख रहे हैं, उसका जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में बेसिकली, वो था 1770 के दौरान जो एक इस्टेब्लिश की गई थी एक बैंक जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये एक यूरोपियन बैंक था, कह सकते हो यूरोपियंस के द्वारा खोला गया बैंक था और 18वीं सेंचुरी का बैंक था, जो आप यहाँ पर डेट देख ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बैंकिंग सिस्टम को हम या फेजेस को हम 3 स्ट्रक्चर में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला फेज़ था हमारा प्री इंडिपेंडेंस का, यानी कि हम आज़ाद होने से पहले जब कॉलोनियल रूल के अंदर थे, तो वहाँ पर बैंक्स स्टार्ट हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला बैंक था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद में बहुत सारे बैंक आए हैं। उसके बाद में 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने, जिसमें सबसे पहला था कलकत्ता बैंक 1806 में, बॉम्बे 1840, मद्रास 1843। इसके बाद में कुछ इंडियन बैंक्स भी चालू हुए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इंडियन ओरिजिन के थे उन्होंने चालू किए। उसमें से नाम आता है इलाहाबाद बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। और इसके बाद में जो इसी टाइम पर SBI बनी 1921 में, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी थी, जिसको बाद में SBI कर दिया गया था। और फिर RBI 1934 में बनी, आप सभी जानते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, तो ये आप देखते हो, ठीक है। तो 1947 तक जो ये बैंक, जो बहुत सारे बैंक थे, इनमें से मुझे लग रहा है 600 के करीब बैंक थे जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में। 600 के करीब बैंक थे इंडिया में ओवरऑल मिलाकर, छोटे बड़े मिलाकर। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा देश आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद जो हमारी नई सरकार थी, जो नई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, वो उसने सोचा कि जो ये बैंक्स हैं ज़्यादातर प्राइवेट बैंक थे और उनका जो कह सकते हो मालिकाना हक था वो प्राइवेट हाथों में था, तो उसको अपने हाथों में लिया गवर्नमेंट ने, पब्लिक किया उनको, उन बैंक्स को। वहाँ पर मोटिव ये था, जो हमारी गवर्नमेंट था उसका मोटिव ये था कि हमारे जो बैंक्स हैं उनकी पहुँच ज़्यादातर एलीट ग्रुप के पास थी, यानी कि कह सकते हो अपर क्लास के पास थी, और उसको सब तक पहुंचाने के लिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। तो सबसे पहले जो पहला बैंक था जो नेशनलाइजेशन जिसका हुआ था उसका नाम था RBI, ठीक है। RBI पहले प्राइवेट कंपनी थी, एक प्राइवेट बैंक थी, उसको 1949 में नेशनलाइज किया गया। इसके बाद में SBI को किया गया 1955 में। और आप सभी जानते होंगे 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, 69 में, जो आपकी उस समय की करंट की PM थी जो इंदिरा गांधी, उन्होंने किया था। इसके बाद में 6 बड़े और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 के दौरान। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो लिए गए थे सोशलिस्ट मूवमेंट के रूप में, कह सकते हो कि लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, कह सकते हो कि गाँव में बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये सब कदम उठाए गए थे। उन्होंने सोचा था ऐसा होगा, लेकिन कुछ हद तक हुआ भी, और इसके लिए बहुत सारे और भी बैंक बनाए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, RRB जैसे।
या फिर कोऑपरेटिव बैंक जैसे बने हैं बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी, इसको हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़, ठीक है। इसके बाद में जो अभी हम देख रहे हैं वो है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो हम देख रहे हैं फेज़ चल रहा है। 1991 में हमारा, जानते हो आपको, एलपीजी हुआ था। तो एलपीजी में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। बैंकिंग का सेक्टर जो रिफॉर्म था वो सबसे बड़ा रिफॉर्म था, और यहाँ पर जो बैंकिंग थी उसको और ज़्यादा लिबरलाइज़ किया गया, जिससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई करना, ठीक है। तो ये चीज़ अभी, ये फेज़ जो है अभी भी चल ही रहा है और ऑन गोइंग है, और इसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं आज के युग में। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से हमारा जो बैंकिंग सेक्टर का जो फेजेस है, या फिर कह सकते हो आप पूरी जर्नी रही है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद में हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये इस वीडियो का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़े बड़े दो टाइप्स के मेजर बैंक्स होते हैं हमारे यहाँ पर। पहला होता है शेड्यूल्ड बैंक, दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ज़्यादातर के जो बैंक्स हैं इंडिया में वो हैं शेड्यूल्ड बैंक्स ही हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। इसमें बताया गया है जो बैंक सेकंड शेड्यूल में, आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है, उसको हम शेड्यूल बैंक कहेंगे। और शेड्यूल बैंक की क्वालिफाइंग जो लिमिट है वो क्या है, यहाँ पर इसकी मिनिमम जो पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। तो आपका जो बैंक है वो शेड्यूल कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसको कुछ और भी क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है इसका 5 लाख पेड अप कैपिटल का। और इस शेड्यूल बैंक होने का फ़ायदा ये है कि आरबीआई आपको लेंड कर देती है, अगर आपको ज़रूरत है पैसों की तो आप आरबीआई से ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आप नॉन शेड्यूल बैंक भी हो तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा मिल सकता है, उसके लिए और भी सारी चीज़ें लगेगी। तो ये चीज़ें हैं, और ज़्यादातर इंडिया में बैंक जो हैं सारे शेड्यूल बैंक ही हैं, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक बहुत ही कम है, इक्का दुक्का एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो आपका नॉन शेड्यूल बैंक है। तो इसको कुछ चीज़ें नहीं मिलती होंगी जो शेड्यूल बैंक को प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। तो ये चीज़ है। और इसके बाद में और भी हम शेड्यूल बैंक्स के टाइप देख लेते हैं। तो शेड्यूल बैंक जो है बहुत सारे हैं इंडिया में, और उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहला है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। जितने भी इसका वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं हिंदी में, वाणिज्यिक बैंक। तो ज़्यादातर बैंक जो आप देखते हो, आप संपर्क में जाते हो, जैसे आपका सेविंग बचत खाता होगा वो आपका नेशनलाइज्ड बैंक या फिर कह सकते हो आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ही होगा। तो नेशनलाइज्ड बैंक जितने भी नेशनलाइज किए गए थे, आप जानते हो उनके नाम एसबीआई है, बीओबी है और पीएनबी है, सारे नेशनलाइज्ड बैंक हैं। और प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, जिनका जो ओनरशिप है वो प्राइवेट हाथों में होता है, यानी कि 51% जो है वो प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में होती है। और नेशनलाइज्ड या फिर गवर्नमेंट बैंक में होते हैं जो जिनकी जो प्राइवेट ओनरशिप, उनकी जो ओनरशिप है 51% वो गवर्नमेंट के पास होती है, तो उसको नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स होते हैं। फॉरेन बैंक्स में ऐसे बैंक्स होते हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, लेकिन वो वर्क जो है इंडिया में करते हैं, उनको हम फॉरेन बैंक्स बोलते हैं। इसके बाद आरआरबीज़ होती हैं। आरआरबीज़ हैं रीजनल रूरल बैंक्स। ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन कैटेगरी है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। इन सभी के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर नाम बता रहा हूँ और थोड़ा सा फीचर बता रहा हूँ, यहाँ पर क्रक्स बता रहा हूँ उनका। इसके बाद में आते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट आप नाम से सकते हो, विकास बैंक्स हैं ये। विकास बैंकों का जो प्रादुर्भाव हुआ था कह सकते हो, इनको खोला गया था इसीलिए कि वो डेवलपमेंट कर सके। जैसे सबसे पहला जो मुझे याद आता है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें तो सबसे पहला बैंक जो डेवलपमेंट बैंक था वो था आपका वर्ल्ड बैंक। वो भी डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था, रीस्ट्रक्चर बैंक था वो, और उसको बाद में डेवलपमेंट का काम दिया गया था। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बैंक हैं जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, जैसे इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, नाबार्ड है, और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो बड़े बड़े लोन देते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट के लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म के लोन देते हैं, वो आपके डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, विकास बैंक्स होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी है कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव में हम देखते हैं कि कोऑपरेट करते हैं लोग मिलकर, एक बैंक जैसी संस्था खोलते हैं, उसके बाद में उसमें पैसा रखते हैं, और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव्स का काम होता है, ये समझ सकते हो। कोऑपरेटिव्स ऐसे होते हैं जो सहकारिता से चलते हैं, और बहुत सारे लोग मिलकर आपस में अपना जो सेविंग्स है वो लगाते हैं, और उसके बाद में उन सभी में से जिनको ज़रूरत होती है उनको पैसा निकालने लगते हैं उसमें से। तो ऐसा होता है। यहाँ पर रूरल कोऑपरेटिव्स होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और कोऑपरेटिव्स के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका जो एक्ट था वो 1965 या फिर 55 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और सो यही था ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।